राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1937 पहुंच गई है। 49 नए केस आज सामने आए हैं। जोधपुर से 20, जयपुर से 12, नागौर से 10 और कोटा से 4 के अलावा हनुमानगढ़ से 2 और अजमेर में 1 संक्रमित सामने आया है। इस बीच लगातार सियासत भी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश के कई इलाकों से जहां तक कोई आंकड़ा नहीं था, वो धीरे धीरे आंकड़े देने लगा है। कुछ इलाके जो कि हॉटस्पॉट की तरह लगातार तेजी से आंकड़े दे रहे हैं। बातचीत करेंगे जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल सेन और योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, कई तरह की चीजें आज के दिन में चली हैं। न सिर्फ कोरोना परेशान कर रहा है, बल्कि जिस सियासत में सभी को एक जाजम पर बैठकर इस कोरोना के खिलाफ अपनी बातें रखनी थी, उसके खिलाफ जंग में खड़ा होना था, वहीं अब फिर से सियासत शुरू हो गई है। न सिर्फ ये कोरोना से लड़ाई में परेशानी हो सकती है, बल्कि ध्यान भटकाने वाली भी हो सकती है, क्योंकि फोकस बदल रहा है। कोरोना से पलटकर अब पलटवार, आरोप प्रत्यारोप इधर की तरफ पूरा का पूरा मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, प्रभात सही कह रहे हैं आप कि कोरोना काल चल रहा है और देश केंद्र की सरकार के साथ ही राज्य सरकारों की भी धड़कनें बढ़ी हुई है। जिस तरह से जयपुर की स्थिति है, राजस्थान की स्थिति है, लगातार सरकार और खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो स्थिति है बड़ी विकट स्थिति है और ये कहें कि कोरोना काल का एक बड़ा संकट देश के सामने है, राज्य के सामने है। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक सियासत का जो पारा है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है इस कोरोना काल में भी। हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ। अनिल, जिस तरह से पूरी स्थिति आपने देखी है, लॉकडाउन 2 की घोषणा हो चुकी है और प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन जारी है, लेकिन आज आपने भी देखा कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का एक राजनीति इसमें भी देखी जा रही है। देखिए, बिल्कुल अक्सर ये तो देखा जाता रहा कि कोई भी मुद्दा हो, राजनीति उस पर होती है, लेकिन खासतौर से कोरोना को लेकर हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी राजनीति पे कहीं ना कहीं पार्टियां उतर जाएंगी। और अब तो राजनीति उस स्तर की हो रही है कि आमने सामने भी कहीं ना कहीं हो गए हैं। दिल्ली से बयान सोनिया गांधी का, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला और नफरत का वायरस फैलाने की बात यहाँ पर बीजेपी से कही गई है। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी को कोट करते हुए कहा गया है कि ना तो जो किट है वो उपलब्ध कराए गए, ना ही जांच पूरी तरह से जिस तरह से कांग्रेस ने डिमांड रखी थी वो यहाँ पर करवाई जा रही है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। तो कई आरोप बीजेपी पर और केंद्र की सरकार पर यहाँ पर लगाए गए और यही वजह है कि राजस्थान से अगर देखा जाए, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार सत्ता में है, तो ऐसे में बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरने में कोई पीछा नहीं छोड़ रही है। आज भी जिस तरह से प्रेस वार्ता यहाँ पर हुई, खुद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने संबोधित किया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया उस दौरान मौजूद रहे और उप नेता राजेंद्र राठौड़ भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर शिरकत की थी। कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आए। अशोक गहलोत सरकार से सवाल भी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने वहां पर रखे और कहा कि जवाब दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कि आखिरकार केंद्र से उनको कितनी सहायता मिली है, कितना बजट उनको मिला है। अब तक कोरोना में जितनी सहायता आम जनता के लिए जितना पैसा लगाया है, राज्य सरकार ने अपने मद से लगाया है या फिर केंद्र से जितना बजट आ रहा है उसके यहाँ से लगाया गया है। कटारिया ने तो यहाँ तक दावा किया है कि केंद्र से जितने भी राज्यों को अब तक जो सहायता मिली है, सबसे ज्यादा सहायता राजस्थान को पहुंची है। तो इसमें बड़ी बात भी यहाँ पर कही गई और लगातार सवालों की झड़ी कहने कटारिया की सरकार के ऊपर रही है और मांग रखी कि जरूर राज्य सरकार केंद्र से और मांग करिए, चाहे अनाज की हो, चाहे बजट की हो, फिर चाहे सहायता की हो, लेकिन अब तक जो सहायता दी गई है उसका लेखा जोखा तो सरकार को देना चाहिए कि आखिरकार जरूरतमंद तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन सवालों की झड़ी में ना तो सतीश पूनिया पीछे रहे, ना राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर पीछे रहते हुए देखे गए। एक तरह से सियासत कहीं ना कहीं लगी। अभी देश और प्रदेश दोनों कोरोना के उस संक्रमण के अनिल ऐसे कहें कि कोरोना केवल बहाना है, केवल सियासत निशाना है, क्योंकि बिल्कुल ये तो है ही। और सियासत चमकाने में भी कहीं ना कहीं पार्टियां लगी हुई हैं और यही वजह है कि पार्टियां दिखाना चाहती हैं। पक्ष में जो पार्टी है वो शायद ये चाहती है कि अगर मैं सत्ता में होती तो मैं इस तरह से कर पाती, लेकिन आज अगर स्थितियां देखी जाए ऐसा कहीं भी नहीं है। सरकारें केंद्र की हों चाहे स्टेट की हों, काफी अच्छे प्रयास भी रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफी अच्छे डिसीजन भी लिए हैं।
पहल करते हुए लॉकडाउन सबसे पहले जहां पर लगा वो राजस्थान प्रदेश रहा। एक मॉडल कहना कि यहाँ पर राजस्थान से पेश किया गया। यहाँ पर हमने देखा कि जहाँ पर भीलवाड़ा जैसे जिले के अंदर हालांकि दोबारा पॉजिटिव जरूर आ गई, लेकिन एक मॉडल यहाँ से भी डेवलप हुआ कि किस तरह से पूरे देश के अंदर अगर एक मॉडल यहाँ पर डेवलप किया जाए तो कोरोना को कैसे पीछे हराया जा सकता है। क्योंकि कोरोना की वैक्सीन नहीं है, किसी के हाथ में इंतजाम नहीं है। 14 दिन के बाद तक या 10 दिन बाद से सिम्टम्स पता होते हैं। अब तो ये तक स्थितियां कि सिम्टम्स का पता ही नहीं लगता है, और वैक्सीन नहीं बनी हो, इलाज नहीं हो, संसाधन की कमी हो, और ऐसी स्थितियों में अगर कोरोना को हराना है तो राजनीतिक दलों को मिलना होगा। हमने देखा था जब कोरोना की स्टार्टिंग हुई थी उस दौरान जरूर दोनों दल एक साथ बैठे थे। प्रदेश की बात करें, खुद नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में गए थे, समय दिया, सुझाव दिया, साथ में रहे और अपनी बात तक वहां पर रखी। लेकिन अब जो स्थितियां हैं, लगता है कि शायद कोरोना की जंग के अंदर, कोरोना से लड़ाई तो देश लड़ ही रहा है, प्रदेश तो लड़ ही रहा है, लेकिन राजनीतिक दल उसे ज्यादा कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अनिल, 3 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन है मॉडिफाइड लॉकडाउन का। किस तरह से कुछ रिलीफ मिली है, उसका जो उद्देश्य था वो सफल होता नजर आ रहा है? देखिए, आंकड़े बढ़ रहे हैं, नो डाउट। हम देख रहे हैं कि लगातार राजस्थान प्रदेश में जिस तरह से पॉजिटिव का आंकड़ा आ रहा है, रिलीफ तो शायद नहीं है। ये कहा जा सकता है कि ये भी संभव है कि जांच का दायरा बढ़ा है तो जितनी जांच पहुंच रही है उतने ज्यादा पॉजिटिव आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं उनको देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता है कि राजस्थान प्रदेश में अभी तक किसी तरह की कोई राहत है। मॉडिफाइड लॉकडाउन जरूर चल रहा है, लेकिन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करने का एक अलग मकसद है, और लॉकडाउन के बीच में सरकार की कवायद अलग चल रही है। 3 मई तक की दूसरा लॉकडाउन है, वहां तक वो चलेगा। इसके बाद में भी संभव कुछ हद तक रियायत दी जाए, कुछ छूट दी जाए, और उसके बाद में लॉकडाउन को और आगे यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं, पहले चरण का लॉकडाउन हमने देखा, आंकड़े बढ़े। हमने देखा था कि मार्च के महीने में लगभग राजस्थान से टोटल 93 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। राजस्थान से पहला पॉजिटिव केस जो इटली का जो विदेशी मेहमान था 28 फरवरी को यहाँ पर आया था। पूरे मार्च महीने में 93 लोग पॉजिटिव आए, और उसके बाद में अप्रैल का महीना देख सकते हैं 2000 के करीब पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच गया है राजस्थान में। तो ऐसे में ये जो गति है पॉजिटिव आने की, कहीं ना कहीं अब कई गुना बढ़ती जा रही है। और लगातार राजस्थान से भी अगर बात करिए, 25 के करीब जो जिले हैं, 25 से 26 जिले वो पूरी तरह से संक्रमित भी हो गए। हॉट स्पॉट की अगर बात करें तो 5 से 6 जिले से हो गए जहां पर हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए। तो ऐसे में काफी खतरा भी जरूर अभी मौजूद है। वाकई देखिए प्रभात, अनिल सही कह रहे हैं कि जो स्थिति है सबके सामने है, और जो प्रदेश का आंकड़ा है 2000 के करीब पहुंचने वाला है, और ये स्थिति है इसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है उस स्थिति से पार पाना अभी संभव भी नहीं है। हालांकि सरकार के जो प्रयास हैं सराहनीय हैं, लेकिन कब तक ये कोरोना काल समाप्त होगा ये कहना अभी किसी के लिए भी संभव नहीं है। प्रभात, रैपिड टेस्टिंग किससे जिस तरह की दिक्कतें आ रही थी उसको फेल साबित कर दिया गया, और उसकी जो एक्यूरेसी थी 5% थी। लेकिन उसके बाद कोवास 8800 एक नई मशीन खरीदने की बात सामने आ रही है। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि इससे जांचों में तेजी आएगी। इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट है, कब तक ये मशीन खरीद ली जाएगी और इससे रोजाना कितनी जांचें तक हो सकेंगी? देखिए फिलहाल जो रैपिड टेस्ट किट है उनकी जब उपयोगिता पर सवाल उठे और जो पॉजिटिव मरीज थे उन्हें नेगेटिव करार दे दिया गया, जांच बड़ी स्पष्ट नहीं हो सकी, उसके बाद बड़ा एक बवाल भी मचा और उसके बाद इसे वापस लेने का निर्णय लिया गया। सरकार की ओर से भी इसके लिए बयान जारी किया गया। खुद मुख्यमंत्री ने माना कि ये जो किट है बड़ा इसका फेलियर होना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसको लेकर उन्होंने केंद्र को भी निशाने पर साधा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन पे निशाने पर रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार अब दूसरी पहल करने जा रही है। जल्द ही कोरोना टेस्ट किट के लिए जल्द ही बड़ी मशीनें आने वाली हैं, और माना 1-2 दिन में इसकी आपूर्ति भी हो जाएगी, जिस तरह से चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा भी है। लेकिन जल्द से जल्द अगर सरकार के प्रयास हैं कि जल्द से जल्द इन जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी आपूर्ति हो, ताकि जल्द से जल्द जो हॉट स्पॉट बन चुके हैं क्षेत्र, खासकर रामगंज क्षेत्र हो या फिर जोधपुर के कुछ क्षेत्र हो, अजमेर के क्षेत्र हो, वहां पर इन मशीनों का उपयोग किया जाए ताकि जल्द से जल्द नतीजे आए और जो लोग पॉजिटिव है उनका उपचार शुरू हो, और जो लोग नेगेटिव आते हैं उनको क्वारंटाइन कर उनका भी जीवन बचाया जा सके। तो एक बड़ी पहल सरकार की ओर से प्रभात इसे माना जा सकता है। क्या रणनीति नई बनानी है, इसको लेकर भी सरकार पुष्ट हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मुझसे जुड़ने के लिए।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया है कि जयपुर और जोधपुर में कोरोना संक्रमितों की जांच में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है और कोबास 8800 मशीनों के खरीदने के आदेश दे दिए हैं। ये मशीन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका से अनुमोदित है और इससे जयपुर और जोधपुर जिलों में वर्तमान से लगभग 3000 ज्यादा जांचें की जा सकेंगी। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि देश में राजस्थान और तेलंगाना केवल 2 ऐसे राज्य हैं जो इस मशीन को खरीद रहे हैं। इस मशीन से आरएनए एक्सट्रैक्शन और आरटी-पीसीआर दोनों टेस्ट एक साथ हो सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक और मैन्युअली दोनों तरीके से टेस्ट हो सकेंगे। हमने जयपुर और जोधपुर के लिए कोबास 8800 मशीनें खरीदने का आदेश दिया है, जिससे हमारी वर्तमान जांच क्षमता जो 2,500 से 3,000 है, उसमें 3,000 टेस्ट पर डे और बढ़ जाएगी जयपुर और जोधपुर को मिला के। एक मशीन से आरएनए एक्सट्रैक्शन तथा आरटी-पीसीआर दोनों टेस्ट एक साथ हो सकते हैं। एक आपका ऑटोमेटिक है और दूसरा मैन्युअल है। राजस्थान और तेलंगाना देश के वो राज्य हैं जो सबसे पहले इसको खरीद रहे हैं। तो हमारे लिए जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि हम 10,000 पर डे टेस्ट करने की कैपेसिटी डेवलप करने वाले हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और लॉकडाउन की वजह से या कर्फ्यू की वजह से वो अपने अपने घरों में कैद है, उनको रिलीफ देने के लिए उन तक उनके डोर स्टेप तक मेडिकल टीम को पहुंचाने के लिए जो 400 मेडिकल वैन ओपीडी प्रारंभ करने की घोषणा की थी। हमने कल भी मॉनिटरिंग की थी सारे सीएमएचओज के साथ। वो आज हमारी सफलतापूर्वक काम करने लग गई है। पूरे राजस्थान से रिपोर्ट आ रही है, उसका लाभ राजस्थान के लोगों को बराबर मिलने लगा है। तो प्रशासन और सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, जन टीवी की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आप तक कोरोना से जुड़ी हुई जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए हम कुछ ऐसे वरिष्ठ लोगों को हमारे साथ जोड़ें जो अपने क्षेत्र में अपना नाम रखते हैं, जिनका बहुत लंबा अनुभव है। अलग अलग क्षेत्र के लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे डॉक्टर M.K. तनेजा जी से। आप भारत सरकार की आयुष मंत्रालय में गवर्नमेंट बॉडी के मेंबर हैं, उसके अलावा स्टैंडिंग जो कमेटी है उसके भी आप सदस्य हैं और अलग अलग क्षेत्रों में आपका जो अनुभव है वो भारत के लिए और भारत की जनता के लिए काफी काम आता रहा है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, कोरोना सबसे बड़ा डर लोगों में यह है मुझे ना हो जाए। 2 तरह की चीजें हैं। एक तो वो लोग जिनको यह डर है कि अगर कोरोना उन्हें हो जाता है तो किस तरह का ट्रीटमेंट लिया जाए, क्या किया जाए। लेकिन उससे भी बड़ी संख्या उन लोगों की है जो ये जानना चाहते हैं कि क्या कोरोना से बचा जा सकता है। जिस क्षेत्र में आपका अनुभव है, मेरे को लगता है कि मॉडर्न साइंस या फिर हम ट्रेडिशनल साइंस की बात करें तो उसमें आपकी अच्छी पकड़ है। क्या लगता है आपको, आपके अनुभव के हिसाब से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना या फिर कोरोना से बचने के लिए कौन सी चीजें कारगर हो सकती हैं? पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि कोरोना को इनवाइट करना पड़ता है, कोरोना को आमंत्रित करना पड़ता है, कोरोना को बुलाना पड़ता है, तब वो आपके पास आता है। आप उसे अपने घर में बुलाएंगे, आप किसी से हाथ मिलाएंगे, किसी से गले मिलेंगे, किसी के करीब जाएंगे, तब ही आपको कोरोना हो सकता है, अन्यथा आपको कोरोना नहीं होगा। जी जी। पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही इम्यून पावर की, आप अगर डरते रहेंगे तो आपकी इम्यून पावर कम हो जाएगी। आपको सिर्फ ये मानना है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोग हूं, मैं आनंदित हूं, तो आपको 90% चांस है कोरोना होगा ही नहीं। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि लॉकडाउन यानी कि डिस्टेंसिंग रखेंगे, जब तक आप उसको आमंत्रित नहीं करेंगे आपको कोरोना नहीं होगा। पहली बात जी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं इम्यून पावर के बारे में, आप जब लॉकडाउन में चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास समय होगा, आप समयबद्ध जीवन जिएंगे। आप अगर रात के 10 बजे से 2 बजे तक नियमित नींद लेंगे, जब आप अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में जाते हैं, जब आप डेल्टा ब्रेन वेव स्टेट में जाते हैं, बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक हीलिंग होती है। आप अगर समयबद्ध
जीवन जिएंगे, आप प्रॉपर डाइट लेंगे, भारतीय संस्कृति के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से जो कहा गया है ना कि ओजस रसायन, यानी कि जो ओज को बढ़ाने वाले हैं, उनको आप अपनी डाइट में लेंगे। जैसे मुलेठी है, अदरक है, सौंठ है, सिनामिन है, दालचीनी है, और भगवान कृष्ण के वक्त से बात आई है दही की और नौनी घी की। दही जो है वो प्रोबायोटिक है और इसका बहुत बड़ा रोल रेस्पिरेटरी वायरस के इन्फेक्शन में है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप डाइट प्रॉपर लें, समय से लें, जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल आ रही हैं, जो जहां पर पैदा होती हैं, जो सबसे सस्ती है, जो सबसे ज्यादा सुलभ है, वो आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा इम्यून पावर प्रोवाइड करती हैं। भारत सरकार के अनुसार हम अंकुरित को अमृताहार की श्रेणी में रखते हैं, इसे अमृत की श्रेणी में रखते हैं। इसमें एब्सिसिक एसिड होता है जो एक प्लांट हार्मोन है और जो इम्यून पावर को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। इसके अलावा अगर आप कहें तो मैं प्राणायाम के ऊपर चर्चा कर सकता हूं कि प्राणायाम के कैसे हम उससे नाइट्रिक ऑक्साइड के द्वारा कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है, भ्रामरी प्राणायाम से कैसे वायुकुंभक से कार्बोजन थेरेपी के द्वारा हमारे एल्वेओलाई बेटर फंक्शनिंग करते हैं। जो एल्वेओलाई होते हैं ना, वो 100 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करते हैं। अगर हम एल्वेओलाई को एक धरती पे फैला दें तो वो 100 स्क्वायर मीटर का एरिया होता है, उसमें से 30% को हम औसत रूप से इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम उसको कुंभक के द्वारा, हम उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा बढ़ा लेते हैं। अगर मानिए अगर आप अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम सिर्फ 1 सेकंड प्रतिदिन बढ़ा ले तो 1 महीने में आपकी लंग की कैपेसिटी इतनी बढ़ सकती है कि जीवन में आपको कभी भी कोई रोग ना हो। जी बिल्कुल। एक जो डरने की बात आई है उसके ऊपर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि विटामिन सी के ऊपर, आंवला के ऊपर शोध हो रहा है। इसको हम आयुर्वेद में बहुत ज्यादा लाभकारी मानते हैं। और हल्दी आज जो हमसे विदेशियों ने चुरा ली है, जिसको टर्मरिक के नाम से हम कहने लगे हैं, ये बहुत अच्छी इम्यून पावर हमें प्रोवाइड करती है। इसका सेवन दिन में 2 बार, जिसको आयुष मंत्रालय गोल्डन मिल्क के नाम से कहने लगा है, हम सेवन करके अपनी इम्यून पावर को बढ़ा सकते हैं। आज हमारे विश्व में जो स्थान कोरोना के इसमें आया है, हमारे देश में 21 गुना कम इंसिडेंस है। केवल 3 से 4% रोगी जिनको कोरोना वायरस हो जाता है वो ही उनको जीवन का लॉस होता है। और ये स्थिति अगर हम देखते हैं तो विश्व में लगभग 100, मैं आपको गिनती बताऊं, 185 लाख आज तक की गिनती में बता रहा हूं, 185 लाख रोगियों को जीवन का नुकसान हुआ है। परंतु 1 मिनट मुझे कहने दीजिएगा, परंतु अगर हम आज का आंकड़ा देखें तो 1,30,000 लोगों की मृत्यु हुई है। अब कोरोना से नहीं, वैसे ही। तो हमें उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। इसका इंसिडेंस इतना ज्यादा नहीं है, परंतु हमें कोई भी बीमारी होती है उससे बचना आवश्यक है। कोई नई बीमारी जिसका कोई समुचित उपचार नहीं है उससे बचना आवश्यक है। एक बात और कहना चाहता हूं, आज भारत सरकार ने एक और डायरेक्टिव 5 स्टेट को दिया है प्लाज्मा थेरेपी का, यानी कि जिनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ है उसका ब्लड का सैंपल लेके उसमें से हम प्लाज्मा निकाल करके जो मरणासन कोरोना के रोगी हैं उनको हम
पुनः जीवन दान। बिल्कुल, इसको लेकर काम चल रहा है। लखनऊ में इसको लेकर लैब में काम चल रहा है और एंटीबॉडीज डेवलप हो उसको लेकर यहां पर काम चल रहा है। मैं एक और चीज आपसे जानना चाहता हूं, आपने एक तो भ्रामरी प्राणायाम का जिक्र किया है। मैं चाहूंगा कि आप एक इसका वीडियो बनाकर हम तक भेजें ताकि जन टीवी के जरिए हम लोगों तक पहुंचाएं कि भ्रामरी प्राणायाम किस तरीके से करना चाहिए और इसका क्या तरीका होता है। लेकिन मैं एक सवाल और आपसे इसमें जोड़ना चाहूंगा, नेचुरोपैथी के बारे में आपने कुछ खाने पीने के अपने रूटीन के बारे में बताया। नेचुरोपैथी किस तरह से दूसरी जो विधियां हैं, जो प्रविधियां हैं, अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें, उनसे किस तरह से बेहतर हो सकती है अगर हम इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के संदर्भ में नेचुरोपैथी की बात करें तो? देखिए, नेचुरोपैथी में कहा जाता है जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो, जब तक हम नेचुरोपैथ हथियार ना डाल दें, तब तक आपको औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हो जाता है तो उसमें कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है। तो एक फीवर जो है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो उसी प्रकार अगर हम प्रकृति के अनुकूल जीवन जिएंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी जी। अब हम उदाहरण के तौर पर ले कि इस वर्ष में ही 25 लाख जो रोगी हैं वो कैंसर से मरे हैं, करीब 12 लाख रोगी इस वर्ष में केवल 4 महीने में स्मोकिंग से मरे हैं। तो अगर हम अपनी जीवन शैली में सुधार कर लेते हैं तो अपने आप इम्यूनिटी बढ़ जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने बहुत सही और जरूरी बात लोगों तक पहुंचाई है। अपना खान पान सही रखें, नींद पूरी करें, बहुत ज्यादा जरूरत दवाई। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।